हेलो एवरीवन, वेलकम बैक केमिस्ट्री पॉइंट। वीडियो शुरू करने से पहले बेटा जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो जो है वो आपको कंप्लीट देखना है। जब आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो ही इसमें दिया हुआ आपको स्टडी मटेरियल समझ में आएगा। और जितना ज़्यादा आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो देखते समय ही जो है वो ये मानता हूँ लगभग 30 से 40% अपना कवर हो जाता है मैटर, प्रिपेयर रूप से आराम से याद हो जाता है। और अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, साथ साथ लिखने की हैबिट अगर आपने डाल रखी है, वीडियो भी चल रहा है, लिख रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि उससे जो है उतना बढ़िया समझ में नहीं आता है। तो पहले आराम से कंप्लीट वीडियो को देखें, उसमें समझें उस चीज़ को, और उसके बाद में अपनी लैंग्वेज में जो है वो अपने नोट्स को बनाएं। नोट्स बनाए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, समझने का जो है वो काम अपना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उसे आराम से समझें। एक तरीके से रिवीजन होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो देखने से और समझने से ज़्यादा बढ़िया याद होती है। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में जो है अपन एटम का जो है वो तीसरा हिस्सा देखेंगे, जिसमें हमने पीछे जो नेक्स्ट 2 वीडियो हो चुके हैं उसमें जनरल इंट्रोडक्शन हो गया था, डाल्टन का सिद्धांत हो गया, उसके मौलिक कौन से हैं उनको देख लिया। इसके बाद में सेकंड जो लेक्चर था उसके अंदर जो है वो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको डिस्कस किया था, और जो अन्य फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जैसे न्यूट्रिनो था, आपका पॉजिट्रॉन था, मेसोन था, इस तरह की जो कणस थे उनके बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर जो है अपनी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं जो इस चैप्टर को समझने के लिए और नेक्स्ट अप टू आगे जो चैप्टर आएंगे उनको समझने के लिए ज़रूरी है। तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो आज पढ़ेंगे इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक तरह से दिखने में ईजी पोर्शन है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ईजी होने के बाद में अपने एग्जाम में उसको गलत करते हैं। तो उस चीज़ को आप आराम से समझो, देखो, और क्वेश्चन जो है वो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन मैं भी यहाँ पे आपको पुटअप करूँगा, दूँगा क्वेश्चंस, और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, तो आप उनकी बराबर जो है वो प्रैक्टिस रखें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे। वो सबसे पहले होगा अपना परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक सिंपल टॉपिक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक क्या है बेटा? देखो, परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक 2 चीज़ें जिनके जहन में चलता है, जैसे मैं जैसे बच्चों को स्टडी करवाते हैं, रेगुलर क्लास में क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, तो मैक्सिमम बच्चे आंसर देते हैं कि परमाणु क्रमांक जो है वो इलेक्ट्रॉन से संबंधित होता है, कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु में अपने पास 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो मैक्सिमम जब क्वेश्चन पुट करके देखे और स्टैंडर्ड जानने की कोशिश की मैंने उनकी, तो उन्होंने यही बताया कि उसके अंदर जो है वो क्यों परमाणु क्रमांक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा निकाला जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक का निर्धारण जो है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चेंज है। जैसे कि चेंज कैसे है कि जो भी अपना जो मान लो कि आप जहाँ भी आपका रेजिडेंस है, या यूँ माने कि एक राजा का गढ़ है, जो राजा का गढ़ है उसमें राजा कहाँ होता है? केंद्र में, और उस गढ़ के चारों ओर कौन होते हैं? सिपाही, सैनिक। तो जो राजा है वो क्या है? नाभिक है, न्यूक्लियस है, केंद्र में है, और उसके चारों ओर जो सैनिक हैं, उसके सिपाही हैं, वो क्या है? उसके इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी आप राजा पे आक्रमण करना चाहोगे या उस गढ़ को जीतना चाहोगे तो आपको किसको तोड़ना होगा? उसके जो गढ़ के चारों ओर सिपाही हैं, सैनिक हैं, उनको हटाने की कोशिश होगी। वो हटेंगे तभी ही आप राजा तक पहुँच पाओगे, है कि नहीं? तो वो राजा के जो चारों ओर सिपाही सैनिक हैं वो क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ भी सकते हैं, युद्ध हुआ या नहीं हुआ, मुझे वहाँ तक राजा तक पहुँचना है, तो मुझे क्या करना होगा कि वहाँ पे उन इलेक्ट्रॉन्स को कम करना होगा, उन सैनिकों को कम करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से हट भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से बढ़ भी सकते हैं। मान लो बहुत ज़्यादा तादाद में सैनिक हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, आपने वहाँ से कुछ को बाहर निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सैनिकों की संख्या कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो ठीक उसी तरीके से एटम परमाणु में होता है। नाभिक है, नाभिक के बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसके सर्किल के बाहर की ओर, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन चेंजेबल है, उसकी संख्या परिवर्तित होती रहती है। लेकिन नाभिक में जो न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, तो इनमें अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की संख्या हमेशा स्थिर रहती है, क्योंकि पीछे के लेक्चर में पढ़ा था कि जितना प्रोटॉन पे आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, बराबर होता है। जब परमाणु क्या होता है? उदासीन प्रकृति का होता है, उदासीन होता है तब। लेकिन इलेक्ट्रॉन जुड़ा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो परमाणु पर जो है वो आवेश की स्थिति आ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो परमाणु धनावेशित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया परमाणु में तो परमाणु
ऋणावेशित हो जाएगा। तो कुल मिला के सारी कहानी किसके अदला बदली में हो रही है? इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में। प्रोटॉन का यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या है? स्थिर है, उसकी संख्या चेंज नहीं होती है। और किसी भी चीज़ को जब पढ़ा जाता है या उसका अध्ययन किया जाता है तो किसके संदर्भ में होता है? फिर वो स्थायी चीज़ के संदर्भ में ही होता है। तो यहाँ परमाणु क्रमांक जो निकाला जाएगा वो किसके संदर्भ में निकाला जाएगा? वो निकाला जाएगा प्रोटॉन के संदर्भ में, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक वास्तविकता में है क्या? क्योंकि अपनी जो स्थिति देखें वो स्थिति क्या थी? एटम की स्थिति क्या थी? वो यही थी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, तो सारी प्रक्रिया यहाँ होगी इसके ऊपर। ये क्या है? अपना नाभिक, और ये है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अनस्टेबल है, किसके लिए? परमाणु क्रमांक के संदर्भ के लिए, क्योंकि इसकी संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। लेकिन नाभिक में जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करूँ तो इसमें निर्धारण किसका? प्रोटॉन का, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु क्रमांक के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं निभाता है, चार्जलेस है, कोई आवेश नहीं होता है। वो है प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन ना तो बढ़ता और ना घटता है, ये स्थिर है। तो नाभिक में दो पार्टिकल हो गए आपका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो परमाणु क्रमांक का जो निर्धारण होगा ये करता है, परमाणु क्रमांक का निर्धारण वो किसके द्वारा होगा? प्रोटॉन, ठीक है। जबकि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक का निर्धारण नहीं करते हैं। तो परमाणु क्रमांक को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि परमाणु क्रमांक जो है किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित, किसी भी तत्व के, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कहलाता है, ठीक है। तो वास्तविकता में क्या है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या ही जो है उसका क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। और यह जो है वो एक तरीके से नाभिकीय आवेश भी होता है। जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है? एक तरीके से यह नाभिकीय आवेश, यह नाभिकीय आवेश भी होता है। अब नाभिकीय आवेश क्यों होता है? तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा हो, पहला वीडियो देखा हो एटम का, तो उसमें बताया था न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, और जबकि प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है? +1, जब वो उदासीन अवस्था में है, और इलेक्ट्रॉन पे होता है -1। तो परमाणु, पूरा परमाणु जो है वो उदासीन हो गया, +1 -1 बराबर 1 रुपया मैंने दिया और 1 रुपया मैंने वापस ले लिया, तो कुल लेन देन कितना हुआ? 0। इसके ऊपर कोई आवेश है नहीं, तो पूरा परमाणु उदासीन हो गया। अब बात हो रही है किसकी? केवल नाभिक की, इसी की बात हो रही है, क्योंकि नाभिक में क्या निहित है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या करता है? परमाणु क्रमांक का निर्धारण करता है। तो परमाणु क्रमांक का निर्धारण करता है कौन? प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे आवेश क्या है? +1। तो उस संदर्भ में कहा जाता है कि ये नाभिकीय आवेश भी होता है। नाभिक पे जो आवेश होता है, इस न्यूक्लियन पे जो आवेश होता है वो किसकी वजह से होता है? केवल प्रोटॉन की वजह से। न्यूट्रॉन की वजह से इस पर कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि ये तो खुद ही जो आवेश रहित इकाई होती है, इसीलिए जो है यह नाभिकीय आवेश भी होता है। और इसे, किसे? परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो इसे जो है Z से प्रदर्शित किया जाता है, इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो आई बात समझ में? परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व के नाभिक में, ये अपना नाभिक है, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन
उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही जो है उसका क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। और ये जो है वो एक क्या है, एक नाभिकीय आवेश है, क्योंकि प्रोटॉन की वजह से ही नाभिक के ऊपर आवेश होता है। कारण क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर जो है वो किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। और इसे किससे प्रदर्शित करोगे, परमाणु क्रमांक को जो है वो कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं तो उसमें देखें, इसी में परमाणु क्रमांक में ही है। तो ये जो एटम की अपने पास संरचना बनी हुई है, इस एटम की संरचना में जब उदासीन परमाणु हो, उदासीन परमाणु के लिए बात हो रही है, संरचना में दोबारा ले रहा हूं, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, जीरो है, प्लस है और इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, मेरा नाभिक या न्यूक्लियॉन। ये है मेरा इलेक्ट्रॉन, तो जब उदासीन परमाणु होता है, ये उदासीन परमाणु है इस समय, तो उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए, तो उदासीन परमाणु की जब बात की जाती है कि यानी किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, तो उस तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं या उस परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बराबर होती है किसके, प्रोटॉनों की संख्या की। या यूं कह सकता हूं कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। कब, कंडीशन क्या हो, उदासीन परमाणु दिया हुआ हो। तो उदासीन परमाणु के लिए क्या हो सकता है, प्रोटॉनों की संख्या, ये इक्वल होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। ठीक है, लेकिन ये बात तो ठीक है कि जब उदासीन है तब ये कंडीशन होती है, लेकिन अपने पास अन्य कंडीशन भी होती हैं कि परमाणु जो है वो आपका आयनिक अवस्था में हो, यानी जब आवेशित परमाणु दिया हुआ हो, वो धनावेशित भी हो सकता है या फिर ऋणावेशित भी हो सकता है। तो जब ऐसी स्थिति दी हुई हो तो उस स्थिति के लिए क्या होता है, तो इसमें सेकंड जो है स्टेप हो जाएगा अपना, दूसरा लें तो हो सकता है कि कंडीशन जो अपनी दी हुई है वो हो आवेशित की। तो आवेशित परमाणु के लिए, तो जब अपना जो परमाणु जो है वो आवेशित है तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर वो होगी जेड क्या है, मेरा परमाणु क्रमांक जो अपन ने लिया था। ठीक है, परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड माइनस आवेश मान। ठीक है, यानी परमाणु पे जो है वो आवेश कितना है, वो आवेश मान, वो आपको यहाँ काम में लेना है। जहाँ, तो एक तरीके से ये फॉर्मूला हो गया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कितना चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ है। जहाँ जेड क्या है, जहाँ जेड बराबर किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक, जेड है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक है केवल प्रोटॉनों की संख्या। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर, वो चीज़ क्या ध्यान रखोगे, जब आप उदासीन परमाणु की बात करोगे, किसी प्रकार का परमाणु पे कोई आवेश नहीं है, तो उस अवस्था में प्रोटॉनों की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। लेकिन जब परमाणु आवेशित हो जाए, अब आवेशित होने का मतलब है कि परमाणु ने जो है, उस तत्व के परमाणु ने जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, जैसे मेरी जेब में 10 रुपये रखे हुए हैं,
अब केमिस्ट्री की भाषा में बात कर रहा हूँ उसको, ठीक है मैं। तो मेरे जेब में 10 रुपये रखे हुए हैं, मैंने 10 रुपये में से 1 रुपया बाहर निकाल दिया, किसी को दे दिया, तो मेरे पास रुपये की क्या हो गई, कमी। अपनी यहाँ जो केमिस्ट्री में रुपये की जो कमी है, तो रुपया मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन यानी रुपया मैंने दे दिया, तो मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो रुपये की क्या हो गई मेरे पास, कमी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो मेरे ऊपर जो है वो आवेश क्या जाएगा, प्लस का, मेरे पास कमी हो गई। यहाँ कमी का संदर्भ वो मैथ वाला नहीं है, यहाँ की मैथ को आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ कि बाहर निकल गया तो कम हो गया, माइनस हो गया, वो नहीं है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर गया, यानी पैसा बाहर गया, इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो मेरे पे चार्ज क्या जाएगा, प्लस, आवेश हो जाएगा प्लस। लेकिन मेरी जेब में 10 रुपये हैं, मेरे को किसी ने 10 रुपये और दे दिए, या मान लो 5 रुपये और दे दिए, तो मेरी जेब में क्या आ गए, रुपये और आ गए, बढ़ गए रुपये। तो यानी रुपये क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आके जुड़ेंगे, मेरी जेब में इलेक्ट्रॉन आए और आएंगे, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और आएंगे, तो उस पर आवेश कौन सा आएगा, माइनस। तो यहाँ माइनस जो है वो वृद्धि को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और प्लस यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो ऐसी कंडीशन को, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन अंदर आता है, उस स्थिति के निर्धारण के लिए वो स्थिति होती है अपनी आवेशित स्थिति, वो कहलाता है आवेशित परमाणु। और उस आवेशित परमाणु का जो निर्धारण है वो इस फॉर्मूले के द्वारा किया जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, ठीक है। तो उससे मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा, वो होगा जेड माइनस आवेश का मान, उस परमाणु पे आवेश का मान कितना दिया हुआ है, वो मान आप यहाँ रख दोगे। जेड बराबर क्या है, उस तत्व का जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, जिसके बारे में वो बात कर रहा है, वो उस तत्व का क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक पढ़ ही लिया। परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक जो है वो उसमें उपस्थित, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ो या घटो, प्रोटॉनों की संख्या जो है वो स्थिर रहेगी, इसीलिए उसका जो है वो परमाणु क्रमांक निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो जेड बराबर आप परमाणु क्रमांक मान सकते हो, या क्वेश्चन के अंदर आपको परमाणु क्रमांक शब्द ना देकर क्या दे दे, प्रोटॉनों की संख्या दे दे। तो प्रोटॉनों की संख्या ही क्या है, प्रोटॉनों की संख्या ही जो है वो परमाणु क्रमांक है। उसका मान आप यहाँ रख दो, आवेश का मान रख दो, तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो तत्व का परमाणु क्रमांक का निर्धारण किया जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को जो है वो एक प्रतीक के रूप में दिया जाता है। उस प्रतीक को कैसे लें और उस प्रतीक में किसका क्या अर्थ है, तो वो प्रतीक लेने से पहले बेटा इसके अंदर एक चीज़ और पढ़ी जाती है, वो होती है द्रव्यमान संख्या। तो दो चीज़ें हो जाएंगी मेरे पास, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु क्रमांक लेऊंगा और द्रव्यमान संख्या लेऊंगा, तो उससे मैं एक प्रतीक बना सकता हूँ, उस तत्व की व्याख्या कर सकता हूँ। सारी चीज़ें जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सारी चीज़ें आसानी से निकाल सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, मेरा आवेश कितना आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आसानी से निर्धारित कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो अपना है परमाणु क्रमांक का। इसी में दूसरा जो प्रतीक मुझे निर्धारित करना है, उसके लिए दूसरी हेडिंग डालेंगे, वो होगी अपनी द्रव्यमान संख्या। तो सेकेंड पॉइंट डालो, द्रव्यमान संख्या। दूसरा है इसमें द्रव्यमान संख्या, जिसे मैं कह सकता हूं मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या है, इस द्रव्यमान संख्या को जैसे परमाणु क्रमांक था, परमाणु क्रमांक को जेड से व्यक्त किया था, वैसे ही द्रव्यमान संख्या को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे ए, कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। सेकंड, अब ये है क्या, द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है, किसे कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु में उपस्थित, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही उस तत्व का, या यूं कह सकते उस तत्व की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या
कहलाती है। यानी किसी भी परमाणु में उपस्थित उसकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या का योग है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दो तो उससे जो मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ये तो है इसकी परिभाषा। इसे किससे दर्शाओगे, इसे दर्शाया जाता है कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा इसे जो है वो एक अन्य नाम से और बुलाया जाता है जब मुझे क्वेश्चन में उसको कन्फ्यूज़ करना हो। ठीक है, तो मैंने मान लो कि क्वेश्चन के अंदर मुझे कन्फ्यूज़ करना है तो मैं ये द्रव्यमान संख्या शब्द ना देकर और क्या दे सकता हूँ, उस जगह दिया जा सकता है इसे न्यूक्लियन संख्या। देखो न्यूक्लियन में क्या होता है, न्यूक्लियन के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, नाभिक, और नाभिक को और अन्य किस नाम से बुलाया जाता है, वो बुलाया जाता है आपका न्यूक्लियन। तो इसे न्यूक्लियन संख्या भी कह सकते हैं। तो इसके अलावा हो सकता है इसे न्यूक्लियन संख्या भी कहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, इसे जो है वो न्यूक्लियन संख्या भी जो है वो कहा जाता है। ये न्यूक्लियन संख्या भी कहलाती है क्योंकि जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो आपका कहाँ उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो मेरा नाभिक में उपस्थित होता है। कहते हैं, रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि न्यूट्रॉन व प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होता है, इसीलिए जो है इसे न्यूक्लियन संख्या भी कहते हैं। तो फॉर्मूले के रूप में दूं इसे तो क्या हो सकता है, तो A बराबर यानी द्रव्यमान संख्या A बराबर वो हो सकती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस फॉर्मूले के द्वारा जो है वो किसका निर्धारण कर सकता हूं मैं, द्रव्यमान संख्या का निर्धारण कर सकता हूं। क्लियर। अब यहां आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, उसका जवाब हो सकता है अप्रॉक्सीमेट सबको याद हो, जिसका 9th-10th का स्टैंडर्ड बेस थोड़ा ठीक हो, अच्छे लेवल पे पढ़ाई की है। क्योंकि एटम जो है अपन 8th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। 8th क्लास में एटम जो है उसकी सामान्य जानकारी आना शुरू हो जाती है, तो 10th तक आते आते अपने को बहुत सी जानकारियाँ हो जाती है उसमें, क्योंकि 11th लेवल का जो पोर्शन है कुछ वो अपन 10th से शुरू कर देते हैं, 9-10 से शुरू कर देते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या जो है एक तो वो, और एक है आपका परमाणु भार। तो इस द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में से कौन सी संख्या आपकी जो है वो पूर्ण संख्या के रूप में होती है, यानी भिन्नांक में या दशमलव में उसका मान नहीं होता है। वो द्रव्यमान संख्या है कि आपकी द्रव्यमान है कि आपका भार है। तो इसकी बात करूं तो जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है। ठीक है, जबकि भार जो है वो पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होता है, कि जैसे कार्बन का भार कितना है, वेट कितना है, ऑक्सीजन का वेट कितना है, क्लोरीन का वेट कितना है, भार कितना है। लेकिन जो आपका भार है वो कभी जरूरी नहीं कि वो आपका एक पूर्ण संख्या के रूप में ही हो, वो भिन्नांक में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो हमेशा जो है वो आपका एक पूर्ण संख्या के रूप में ही होगा। जैसे कार्बन का 1 रफली, हाइड्रोजन का जैसे 1 है, हीलियम का जैसे आपका 2 है या 4 है या 6 है, जैसे भी जो भी दिया हुआ, तो कंप्लीट वैल्यू होगी, एक तरीके से पूरा मान होगा। ये नहीं कि हीलियम का जो है वो 4.1 आ गया, तो इस तरीके से मान नहीं होगा। तो द्रव्यमान जो है एक पूर्ण संख्या के रूप में होगी, जबकि आपका जो है वो भार जो होता है वो भिन्नांक में, पूर्ण संख्या के अलावा भिन्नांक में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप नोट डाल के एक पॉइंट लिख सकते हो कि द्रव्यमान जो है, या नीचे लिख सकते हो उसमें नोट डाल के, द्रव्यमान संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या के रूप में होगी द्रव्यमान संख्या। लेकिन भार जो है वो कोई ज़रूरी नहीं, भार जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो पूर्ण संख्या के रूप में ही हो, वो आपका भिन्नांक में, दशमलव में, इस रूप में दिया जा सकता है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है अपने पास द्रव्यमान संख्या।
द्रव्यमान संख्या को ए से दर्शाएंगे। तो आगे जब मैं ये क्वेश्चन सोल्व करूँगा या अपन आगे जो पढ़ेंगे थ्योरम, जो भी सिद्धांत पढ़ेंगे या अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं या सीधा सिंपली लिखना है, तो वहाँ पे प्रतीक ही काम में लेऊंगा। तो जैसे मैंने परमाणु क्रमांक की बात आएगी तो मैं सीधा लेऊंगा जेड, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जेड क्या है। जैसे द्रव्यमान संख्या की बात होगी तो मैं बात कर लूँगा किसकी, ए की, तो वहाँ मैं ए लिख दूंगा, तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ए जो है वो क्या है, द्रव्यमान संख्या है। तो ये जो दो स्थितियाँ हुई, तो द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग है। परमाणु में कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन, उन दोनों को जोड़ना है, जो जोड़ आएगा वो क्या होगा, मेरा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को एक अन्य नाम से और बुलाया जाता है और उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियनों की संख्या। इसे न्यूक्लियन की संख्या क्यों कहा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित होता है, नाभिक में उपस्थित होता है। और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होता है तो नाभिक को अन्य किस नाम से बुलाया जाता है, न्यूक्लियन। तो उसी संदर्भ में उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन संख्या कहा जाता है। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या के निर्धारण के लिए फॉर्मूला जो है वो अपना क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, उन दोनों को जोड़ लो, जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे द्रव्यमान संख्या। एक बात और ध्यान रखनी है, छोटी सी बात है, वो ये कि द्रव्यमान संख्या जो है वो सदैव क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ऐसे नहीं कि 2.1 2.5 3.7 इस तरीके से वैल्यू नहीं होती है। ये वैल्यू होती है बाहर में, बाहर पूर्ण संख्या भी है तो दशमलव संख्या के रूप में भी हो सकती है, भिन्नांग रूप में भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक अपना पोर्शन कंप्लीट हो गया, ये परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। अब परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को लेकर जो है वो एक प्रतीक, उस तत्व का प्रतीक निर्धारित किया जाता है, जिससे उसकी पूरी व्याख्या होती है, एक इंडिकेशन, प्रतीक दिया जाता है उसका। वो प्रतीक किस तरीके से, तो इसको लिखें तो किसी भी जो तत्व का है, ये आपने लिख लिया होगा, किसी भी जो तत्व है उस तत्व का प्रतीक किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, उसकी बात करूं मैं। तो किसी तत्व को एक्स जेड ए से प्रदर्शित किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है या किया जा सकता है, किया जाता है कर लो, किया जाता है, इसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें इसकी व्याख्या, इस चीज़ को देखें तो एक्स जेड और ए, ये अपने पास दिया हुआ है, ये तत्व का प्रतीक है, एक इंडिकेशन साइन है, जिसमें जेड बराबर क्या है, अब यहाँ पूरा सारा जाएगा, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों का योग, जोड़, वो क्या है, द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को अन्य किस नाम से बुलाया जाता है, न्यूक्लियन संख्या। ठीक है, तो आपकी द्रव्यमान संख्या हो सकती है, ये न्यूक्लियन संख्या हो सकती है। ओ सॉरी उल्टा बोल गया मैं सारा, एक ही बात है, ये तो यहाँ उल्टा हो गया, ये उल्टा कर दिया, यहाँ ए है, क्या लिख रहा हूँ मैं भी, ए जेड बराबर जो है वो क्या है, उल्टा हो गया, सॉरी, ध्यान रखना बेटा इसको, ये ए और ये जेड है, ए के संदर्भ में है। जेड बराबर क्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, ए बराबर क्या है, द्रव्यमान संख्या, और जेड बराबर क्या है, परमाणु क्रमांक। तो द्रव्यमान संख्या क्या है या न्यूक्लियन संख्या क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। जेड बराबर क्या है, परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक क्या है, किसी तत्व के
अब ये तो लिख ही चुके हैं कि परमाणु क्रमांक क्या है, तो मैं सीधा लिखूंगा इसमें प्रोटॉनों की संख्या, जो प्रोटॉनों की संख्या है वो क्या कहलाता है, मेरा परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो जेड तो हो गया परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉन की संख्या। ए जो है वो क्या है, द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियॉन संख्या, जो क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का योग। और जो एक्स है, ये एक्स है वो है तत्व का प्रतीक या तत्व। वो तत्व कौन सा है, या तत्व का संकेत कह सकते हैं, तत्व का प्रतीक कह सकते हैं, वो चीज़ होगी आपकी ये स्थिति। क्लियर। अब यहाँ जो प्रोटॉन की संख्या की बात की है मैंने, तो प्रोटॉन की संख्या क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉन की संख्या है। और वो क्या होती है आपकी, जब उदासीन परमाणु की बात होती है तो प्रोटॉनों की संख्या जो है उसके लिए मैंने फॉर्मूला बनाया था जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ था। जो चीज़ें हुई थी ऊपर जो अपने सारे डिस्कस किए हैं वो की वही है। प्रोटॉनों की संख्या जो है वो बराबर है किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। ये स्थिति कब होती है, जब परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन जब परमाणु आवेशित होता है तब क्या होता है, तो उसके लिए होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक माइनस आपका संबंधित उस तत्व का, उस परमाणु का आवेश का मान। तो वो सारी चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये लिखते ही आपकी सारी चीज़ जहन में आ जानी चाहिए कि जब उदासीन है तो क्या होगा, परमाणु उदासीन है तो क्या होगा, और जब परमाणु जो है आपका आवेशित है तो उस स्थिति के लिए क्या होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए पीछे वाला याद होना ज़रूरी है। तो परमाणु क्रमांक को ध्यान से समझो, उसके बाद में द्रव्यमान संख्या को देखो, दोनों चीज़ जुड़ी तो ये मेरे पास पूरा कॉम्बिनेशन आ गया। जो पढ़ा अभी तक वो सारी चीज़ यहाँ आ गई। ये द्रव्यमान संख्या हो गई, ये आपका परमाणु क्रमांक हो गया, ये तत्व का क्या हो गया, आपका प्रतीक हो गया। ठीक है। अब इस पूरी प्रक्रिया को जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँ, एक एग्जाम्पल लें इसका, एग्जाम्पल से समझें इसे। तो एग्जाम्पल जो है वो सिंपली सबसे ज़्यादा लेते हैं अपन, जो जिसके द्वारा निर्धारण किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ ले लिया, जिसमें अलग अलग एग्जाम्पल होंगे, सारी चीज़ जो भी मुझे निर्धारित करनी होगी तो उसमें सारा आ जाएगा। तो एग्जाम्पल है वो है मेरे पास C6 और 12, C6 12, जिसमें 12 ये तो क्या है A, और C6 क्या है मेरे पास Z। A क्या है द्रव्यमान संख्या, और Z बराबर मेरे पास क्या है, परमाणु क्रमांक। Z क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6। तो इसमें जो है वो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 6। द्रव्यमान संख्या A, द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या का योग। न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगी आपको, द्रव्यमान संख्या। अब यहाँ दिमाग में कई कन्फ्यूज़न होते हैं, कई डाउट भी हो जाते हैं कि प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक में प्रोटॉन की संख्या आ गई 6, ठीक है, द्रव्यमान की संख्या में बात हो रही है, प्रोटॉन की संख्या 6। तो डाउट होना नहीं चाहिए। जब प्रोटॉन की संख्या स्थिर है तो आप कहीं भी इसे ले जाकर पढ़ो, प्रोटॉन की संख्या वही रहेगी। तो यहाँ इस द्रव्यमान संख्या में एक चीज़ तो मालूम हो गई कि प्रोटॉन की कितनी संख्या कितनी है, 6 है। प्रोटॉन की संख्या तो मुझे ज्ञात हो गई। अब इसके द्वारा यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, न्यूट्रॉनों की संख्या बता सकता हूँ। मुझे प्रोटॉन की संख्या मिल गई, मुझे द्रव्यमान संख्या मुझे ज्ञात है, तो मैं न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ क्या है, द्रव्यमान संख्या है। क्योंकि देखो इसको यूँ करते हैं सोल्व इस तरीके से, क्योंकि A बराबर, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, इसको पूरी थ्योरी नहीं लिखूंगा, मैंने यहाँ लिख दिया है। A बराबर क्या है, A बराबर क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या
अब ए बराबर क्या है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कितना है, 12। द्रव्यमान संख्या कितना है, 12। न्यूट्रॉन की संख्या मुझे मालूम नहीं, इसको मान लिया मैंने x प्लस प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या देखो, इसी की बात हो रही है, सारी पूरी समूची बात जितनी भी हो रही है वो इसी की बात हो रही है। तो यहाँ जो है वो प्रोटॉन की संख्या कितनी आई, 6। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, वो है 6। मुझे न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए, इसको मैंने क्या माना है, न्यूट्रॉन की संख्या को x माना है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6। द्रव्यमान संख्या कितना है, 12। ये द्रव्यमान संख्या 12। तो इसका मान मुझे निकालना है, तो इसको तो रख लो यहीं, ऐसे ही ऐसे यहीं रख लो, इसको तो छेड़ो मत। और इसको यहाँ से उठाओ और इधर फेंक दो, इसको यहाँ से उठाओ और इधर फेंको। तो जब आप इस प्लस 6 को उठाकर इधर फेंकोगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। जब ये इधर आएगा तो प्लस से किस में हो जाएगा, माइनस में। अगर ये माइनस में होता तो इधर फेंकते तो किस में होता, प्लस में। तो x बराबर इस 6 को इधर करोगे तो माइनस में होगा, तो 12 माइनस 6। तो x बराबर हो गया आपका 6। और ये 6 क्या है, आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या को मैंने क्या माना है, x माना। तो x बराबर 6, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो गया आपका 6। तो इस तरीके से किसी भी परमाणु में जो है वो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। तो मेरा मेन जो पर्पस था, जो पीछे पड़ा था, इसको मैं और डिटेल से समझाऊंगा, इस चीज़ को मैं और डिटेल से समझाऊंगा, किस तरीके से क्या है, और एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा। फिलहाल जो मुझे समझाना था वो ये था कि अपने को जो है वो एग्जाम्पल, जो अपने तत्व प्रतीक लिया है उसको किस तरीके से। तो ये तो हो गया आपका द्रव्यमान संख्या, ये हो गया आपका परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या क्या है, वो ये रहा। परमाणु क्रमांक क्या है, वो ये रहा। यहाँ से प्रोटॉन की संख्या, मतलब मैं संख्या ले सकता हूँ कि ये मेरी प्रोटॉन की संख्या ही है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ही क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो ये हो गया मेरा तत्व। ये क्या है मेरा C तत्व, क्या है ये, कार्बन। ठीक है, तो ये तत्व का प्रतीक या तत्व का संकेत हो गया, ये प्रदर्शित करने का प्रारूप। अब इसी में क्वेश्चन आ गया कि जैसे ये डिस्कस हो गया कि यहाँ बात आ गई कि प्रोटॉन की संख्या तो फिक्स हो गई, इसमें मैंने द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या ले ली। किसी के जहन में आ गया सर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अगर वो चीज़ मुझे निकालनी है तो न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, वो कहलाता है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या के लिए फॉर्मूला हो गया द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। क्वेश्चन में आपको द्रव्यमान संख्या दी हुई 12, न्यूट्रॉन की संख्या मुझे मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो इसको मैंने मान लिया x। प्रोटॉन की संख्या दी हुई है, प्रोटॉन की संख्या है 6। तो आप x को यहाँ रखो, x अज्ञात है, मालूम नहीं, इसको उठा के इधर फेंकोगे तो चिन्ह बदल जाएगा। जो भी चिन्ह आपने ले रखा है वो चिन्ह बदल जाएगा। जैसे प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो उससे मैं जो है वो मेरा मान निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके से इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो अपना ये परमाणु क्रमांक का और द्रव्यमान संख्या का निर्धारण का प्रोसेस, और किसको तत्व को जो है वो किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसी से जुड़े हुए जो अपने क्वेश्चंस हैं किस तरीके से निकाले जाते हैं, जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, उनका डिस्कशन जो है अपने नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक आप इसको एक बार दोबारा रिवाइज करें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई तो क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं वही क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाता है, आप इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को। तो बेसिकली इन चीज़ों को आप समझो तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है।